हेलो एवरीवन। चलिए, जैसा कि आप जान रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्री फेज स्टार कनेक्शन का बात किया था। और हम लोगों ने उसमें क्या क्या बात किया था कि थ्री फेज स्टार कनेक्शन दो प्रकार का होता है, थ्री फेज थ्री वायर, थ्री फेज फोर वायर। ये भी बात किया था कि आपका किसी भी इंस्टेंट पर आपका जो तीनों करंट का सम होता है, यानी आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, तीनों फेज का करंट का सम जीरो होता है किसी भी इंस्टेंट पर, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। यह भी बात किया था। यह भी आप बात याद रखिएगा कि तीनों का फेजर सम भी जीरो होता है। ठीक है। इसके अलावा हम बताए थे कि न्यूट्रल करंट क्या होता है, तीनों के सम के बराबर होता है। लेकिन कौन सा सम होता है? ये आपका फेजर सम होता है। फेजर सम के बराबर होता है न्यूट्रल करंट। इसके अलावा स्टार कनेक्शन में हम बताए थे कि आपका जो लाइन वोल्टेज है √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। इसके अलावा और बताए थे कि लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या रहता है? सेम रहता है। ये भी हम आपको बताए थे। ये सारा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने के लिए हम बोले थे। ठीक है। आज हम लोग दूसरा कनेक्शन पढ़ेंगे, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है। देखिए, आप जानते थे आर फेज में हम लोग कैसे डिनोट करते थे? आर डैश, वाई फेज को वाई डैश, और बी फेज को बी डैश। ठीक है। तीन टर्मिनल, एक का दो टर्मिनल रहता था। एक तरह से कनेक्ट किए आपका स्टार कनेक्शन में। अब दूसरा तरह से कनेक्ट कर रहे हैं डेल्टा कनेक्शन। देखिए, डेल्टा कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ये देखिए। करते क्या है कि आर फेज जो है डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। डेल्टा तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डेल्टा कनेक्शन त्रिभुज के तरह होता है। ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पहला फेज का पहला टर्मिनल, यानी कि आर फेज हो गया, इसका पहला टर्मिनल आर हो गया। ठीक है, पहला टर्मिनल। और इसको ऐसे बना दिए, त्रिभुज फॉर्म करना, आर डैश। स्टार कनेक्शन में क्या करते थे? सबके दूसरा टर्मिनल को जोड़ देते थे। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि पहला फेज का दूसरा टर्मिनल और दूसरा फेज का पहला टर्मिनल, इसको आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए तो बताइए यहाँ पर क्या मिल जाएगा? वाई, यानी कि दूसरा फेज का पहला टर्मिनल जोड़ दिए तो इसका दूसरा टर्मिनल वाई डैश। फिर दूसरा फेज का दूसरा टर्मिनल और पहला फेज का पहला टर्मिनल, तो दूसरा फेज का दूसरा टर्मिनल क्या है? वाई डैश। और तीसरा फेज का पहला टर्मिनल क्या है? बी। अब उसको जो आप जोड़ दीजिए, यानी कि इसको बी, ये हो गया बी डैश। फिर तीसरा फेज का दूसरा टर्मिनल और फिर पहला फेज का पहला टर्मिनल जोड़ दीजिए, बन गया। समझ रहे हैं? यानी कि पहला फेज का दूसरा टर्मिनल, दूसरा का पहला, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, आर डैश वाई। और फिर दूसरा का आपका पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरा का पहला, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो दूसरा का दूसरा वाई डैश और तीसरा का पहला बी डैश। और तीसरा का आपका दूसरा और पहला का पहला जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका डेल्टा कनेक्शन तैयार हो गया। यानी कि आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते। देखिए, दूसरा इसको इससे जोड़ दिए, फिर देखिए इसको इससे जोड़ दिए। ठीक है। और इसको क्या चीज जोड़ दिए? इससे जोड़ दिए। और एक टर्मिनल हम निकालें आर डैश बी डैश से, यानी देखिए यहाँ से एक टर्मिनल, फिर यहाँ से निकालें आर डैश वाई से, यानी कि यहाँ से एक टर्मिनल, और एक टर्मिनल निकालें वाई डैश बी से, यानी कि यहाँ से एक टर्मिनल। तो आपको लग रहा हो कि ये क्या बना दी? ये दोनों कनेक्शन सेम है। ठीक है। बस इसको त्रिभुज के आकार का बना दिए, इसको इस तरह से बनाया। ठीक है। ये दोनों कनेक्शन क्या है? आपका सेम है। अब आगे चल के इस कनेक्शन से ज़्यादा इस तरह से कनेक्शन आपको दिखाया जाएगा। तो आप बस इतना ही याद रखिए कि पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, पहला का पहला। समझ गए? इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं किसमें? डेल्टा कनेक्शन में। चलिए, ये तो बात की बात है। हम लोग धीरे धीरे और देखते हैं डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है जो स्टार से ये भिन्न है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यहाँ से हम लोग तीन तरह का वायर निकाल सकते हैं, 1 2 3। ठीक है। थ्री फेज यहाँ से आप निकाल दीजिए। ये इसमें एक बात खास नजर आ रहा है कि इसमें न्यूट्रल है ही नहीं, न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल गया कि आपका डेल्टा कनेक्शन में नो न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव, नो न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, एक चीज और, हम पिछला वीडियो में आपको हम बताए थे कि आर फेज को वोल्टेज के क्या मानते हैं? वी आर वाई, वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन।
और तीनों को हम बराबर लेने के लिए VP के बराबर हम बताए थे, VP तीनों को लेते हैं, और लाइन टू लाइन वोल्टेज को हम लोग VL कहते हैं। तो बताइए एक फेज के क्रॉस का वोल्टेज यही होगा, VP होगा, BP होगा, BP होगा, बिल्कुल होगा। अब बैलेंस सिस्टम कंसीडर करके चलें तो बताइए लाइन टू लाइन क्या बोलते थे, ये दोनों के बीच का वोल्टेज को नहीं लाइन टू लाइन बोलते थे, यही ना BL होता था, यही ना BL होता था लाइन टू लाइन, और यही ना BL होता था। क्या यहाँ आप बता सकते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है? बिल्कुल। क्या लाइन का वोल्टेज और फेज का वोल्टेज बराबर है? क्या बोलिएगा? बिल्कुल। यानी कि डेल्टा कनेक्शन में दो बात पता चला, पहला बात कि नो न्यूट्रल पॉइंट, दूसरा बात कि लाइन वोल्टेज यानी कि लाइन का वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन क्या करंट सेम रहेगा? मान लिया जाए इस वाइंडिंग से करंट निकल रहा है इस तरह से, मान लिया जाए IR यहाँ से IR, ठीक है, यहाँ मान लिया जाए IB फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ मान लिया जाए आपका IY फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया फेज करंट IR IE, आपका हम इसमें मान लिया IB, और इसमें हम मान लिए क्या IY, ये तीनों हम करंट माने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे माने, तो थोड़ा सा देख लीजिए इधर। हम क्या बोले, ये फेज है तो ये आपका करंट प्रोड्यूस करेगा, हम यहाँ से पोलैरिटी इस तरह से लिए, मतलब कि Y डैश से Y के तरफ निकलेगा, ये करंट निकल रहा बाहर की ओर, इधर करंट क्या कर रहा है, निकल रहा, मतलब कि जो तीनों फेज आपका वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस तरह से मान लिए हम लोग कंसीडर कर लिए हैं कि तीनों एक ही डायरेक्शन में निकलेगा। समझ रहे हैं? हम लोग डॉट कन्वेंशन इस तरह से मान रहे हैं, डॉट इस तरह से माने, और हम बताए थे यहाँ पे जहाँ पर हम लोग डॉट देते हैं वहीं से आपका करंट निकलते हुए प्रतीत लगता है, पोलैरिटी है, तो हम लोग पोलैरिटी इस तरह से मान लिए, यहाँ से आपका करंट निकलते हुए प्रतीत हो रहा है, यहाँ से भी हम मान लिए पोलैरिटी, तो यहाँ से भी करंट निकलते हुए प्रतीत हो रहा है, और यहाँ भी हम पोलैरिटी मान लिए, यानी कि यहाँ से वाई फेज का करंट निकलते हुए प्रतीत हो रहा है। अगर हम पूछेंगे, देखिए हम आपको करंट फिर से देने के लिए सिखाते हैं, हम जो करंट एक वाइंडिंग में मान रहे हैं, मान लिया जाए एक वाइंडिंग में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मतलब R डैश से निकल रहा है, R की तरफ जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग करंट मान रहे हैं, फेज करंट। तो बताइए इस डायरेक्शन में अगर हम लोग करंट मान रहे हैं, तो इसमें हम करंट मान लिया जाए, मान लिए IR, R फेज वाला है तो IR मान लिए, ठीक है। तो आपको हर फेज में उसी तरह से मानना है, तो R डैश से R माने तो इसमें B डैश से B मानना है, यानी कि इसमें मान लिया जाए आप IB जा रहा होगा, और इसमें आपको मान लेना है, मान लिया जाए I और IY मान लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मानना है। तो बताइए क्या जितना लाइन में करंट जा रहा है, यानी फेज में करंट IR और इसमें फेज में IB और इसमें फेज में IY, क्या ये जो फेज में करंट जा रहा है यही लाइन में जाएगा? बोलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से IR आ रहा है, यहाँ से IB जा रहा है, तो क्या इसमें जो करंट जाएगा IR के बराबर होगा? आप बोलिएगा नहीं। क्या IB के बराबर होगा? आप बोलिएगा नहीं। लेकिन जो लाइन वोल्टेज आपका होगा, यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज, और ये आपका फेज वोल्टेज हो गया, क्या दोनों बराबर है कि नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल बराबर है। मतलब डेल्टा कनेक्शन में हम आपको बता चुके हैं कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, लेकिन लाइन करंट और फेज करंट बराबर नहीं है। लेकिन लाइन करंट है कितना, वो भी निकालना पड़ेगा। तो लाइन करंट किसके बराबर है? तो क्या बोल रहे हैं कि लाइन करंट आपका बराबर है, यहाँ से इस पर KCL लगा देंगे। हम आपको बताते हैं KCL AC और DC दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन जो IR IB IY आप मान रहे हैं ये सारा आपका फेजर क्वांटिटी, बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर अगर आप KCL लगाइएगा तो क्या होगा, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। मान लेते हैं इधर IL करंट फ्लो कर रहा, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग KCL लगाएंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो देखिए इनकमिंग कितना है, IR आ रहा है, यानी इनकमिंग IR इज इक्वल टू आउटगोइंग, जा कितना रहा, IB जा रहा है यहाँ से और IL जा रहा है, यानी कि IB प्लस IL। ये आप ध्यान रखिए कि सब आपका फेजर क्वांटिटी है। तो IL बराबर क्या हो जाएगा, IL बराबर हो जाएगा IR माइनस IB। क्या दोनों का डिफरेंस? नहीं, दोनों का फेजर डिफरेंस, यानी कि लाइन में जो, यानी कि यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, IR माइनस IB, ठीक है। अब देखिए अगला अगर हम बात करते हैं, इसमें कितना करंट निकलेगा, इसमें भी वैसे ही करेंगे, लगाएंगे KCL इस पॉइंट पर।
इस पॉइंट पर केसीएल लगाइएगा तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। मान लें इधर से आई एल जा रहा है, तो आई एल जा रहा है तो हम क्या मानेंगे, आई एल इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो आ रहा आई वाई और जा रहा है 2, तो आई वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग आई आर है और आई एल है, तो आई आर प्लस आई एल, यानी कि आई एल बराबर लिख सकते हैं आई वाई माइनस आई आर, लिख सकते कि नहीं। यानी कि इस फेज में अगर करंट लिखना चाहिएगा इस पेज में, तो क्या लिखेंगे, आई एल इज इक्वल टू आई वाई, इसको आई एल के जगह पर क्या लिख देते हैं, आई वाई माइनस आई आर, है कि नहीं। यानी कि जितना आ रहा है वो इतना निकाल रहा है कि नहीं। अब देखिए अगर हम इस फेज का करंट का बात करें, इस लाइन में कितना करंट लिखेंगे, इसमें भी वही कीजिए, जितना आ रहा है इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो आ रहा आई वाई, जा रहा है ये दोनों, है कि नहीं। तो देखिए जा रहा है मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप आई वाई माइनस आई वाई, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर कैसे लगा के आप चेक कर लीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लिख देंगे, तीनों करंट लिख देंगे। अब एक एक करके हम लोग रिजल्टेंट निकाल देंगे, हो जाएगा खत्म। तो बताइए आई आर माइनस आई बी निकालना है, मतलब दोनों का डिफरेंस का रिजल्टेंट निकालना है, यानी फेजर का डिफरेंस का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो हम एक फेज के लिए जितना लाइन करंट का वैल्यू रहेगा सब के लिए उतना ही रहेगा। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि लाइन करंट आपका अलग है फेज करंट से, लेकिन कितना है कि नहीं। अगर हम मान लिए पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि बैलेंस सिस्टम मान के चलते हैं, यानी कि आई आपका बी फेज तीनों फेज वोल्टेज बराबर है, तो आपका जो करंट है आई आर आई बी और आई वाई, यानी आई आर आई बी और आई वाई ये भी हम बराबर मान के चल रहे हैं, यानी कि फेज करंट आई पी के बराबर, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि तीनों फेज का करंट क्या है, बराबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग फेजर डायग्राम खींचते हैं। तो बताइए जिस तरह से स्टार कनेक्शन में वोल्टेज 120 डिग्री पर आपका डिस्प्लेस होता था, इस प्रकार से यहाँ भी डेल्टा कनेक्शन में आपका करंट डिस्प्लेस रहेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं आई आर है, तो इससे 120 डिग्री लैग करेगा आपका क्या, आई वाई, और इससे भी 120 डिग्री लैग करेगा आपका आई बी, ठीक है। यानी कि ये 120 डिग्री लैग करेगा परस्पर, 120 और यहाँ से यहाँ 120। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट आई आर। तो ये बताइए आई आर माइनस आई बी निकालना है। आई आर तो आपको पता है, लेकिन माइनस आई बी, तो आई बी तो यहाँ है लेकिन माइनस आई बी चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, जस्ट पलट देंगे। तो इसको पलट दीजिए, ये हो गया आपका माइनस आई बी। और ये बात बताइए आप, एक बात बताइए, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि टोटल 120 और 20 से इसको क्रॉस करवाएं तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और रिजल्टेंट नहीं लिखने आता आपको, ई वेक्टर को इस पर शिफ्ट कीजिए और इसको इस पर इसको शिफ्ट कर दिए, यानी कि ये हो गया आई बी माइनस आई बी, और इसको इस पर शिफ्ट कर दीजिए, कर दिए, ये आपका हो गया आई आर। और जहाँ पर हेड से हेड मिला वहाँ पर रिजल्टेंट का हेड, और टेल से टेल जहाँ दोनों मिला वहाँ पर टेल, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। और इस रिजल्टेंट का नाम हम दे देते हैं आई एल, जबकि यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, आई आर माइनस आई बी, और हम क्या कौन सा सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं, बैलेंस। तो बताइए इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो आपका कितना हो जाएगा, आई आर माइनस आई बी, मतलब कि आपका क्या समझ रहे हैं, आई आर माइनस आई बी और बैलेंस सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो उसको आई एल लिख सकते हैं। मान लिए कि आई एल, और क्या आई एल का ये या आई आर माइनस आई बी, ठीक है। तो मतलब हम देख रहे हैं यहाँ से, अगर आप रिजल्टेंट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई आर माइनस आई बी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्टेंट लिख रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर आई आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आई बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, 2a आपका आई आर, बी आई बी, और cos थीटा, तो cos और थीटा कितना है, थीटा आपका एंगल है आर और बी के बीच में, आर और बी के बीच में कितना एंगल है, तो आप बोलिएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री। तो बताइए आई आर माइनस आई बी को हम आई एल लिख रहे हैं, तो सिंपली अब बताइए आई आर, ये सब आई बी, ये सब को हम क्या बोले, आई पी लिखने के लिए, तो यहाँ आई पी का स्क्वायर हो जाएगा फेज करंट, ये भी आई पी का स्क्वायर, आई बी भी आई बी भी आई पी के बराबर है, प्लस 2
ये देखिए आई आर और आई बी ये दोनों आई पी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई पी का स्क्वायर, ये भी आई पी इंटू आई पी, तो आई पी का स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, आई एल बराबर आ गया √3 गुने आई फेज। मतलब कि इन स्टार कनेक्शन सॉरी इन डेल्टा कनेक्शन लाइन करंट √3 गुना होगा फेज करंट का, और स्टार कनेक्शन में क्या हो रहा था, लाइन वोल्टेज √3 गुना हो रहा था फेज वोल्टेज का। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि जो लाइन करंट है वो √3 गुना है आपका फेज करंट का, ठीक है, जस्ट अपोजिट। और इतना बार ये पूछा गया है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं, और बार बार आपका यूज होगा, तो आपको इतना चीज जानना था। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा, लाइन करंट आपका √3 गुना होगा फेज करंट का, लेकिन स्टार में बिल्कुल अपोजिट, वहाँ आपका लाइन वोल्टेज बराबर होगा √3 गुना फेज वोल्टेज का, और आपका लाइन करंट और फेज करंट वहाँ आपका बराबर होता था। यही दोनों आपका मेन डिफरेंस हो गया आपका स्टार डेल्टा में बस। और एक चीज और, डेल्टा में हम लोग न्यूट्रल पॉइंट आपको नहीं मिलता, लेकिन आपके फेज के अक्रॉस का वोल्टेज लाइन के अक्रॉस के वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा कनेक्शन में आप कह सकते हैं स्टार के कंपेयर में ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, आपका जो बाइंडिंग करते हैं स्टेटर पर उसको हम लोग स्टार पर करते हैं, सॉरी डेल्टा पर करते हैं, याद रखिएगा। इंडक्शन मोटर में हम लोग स्टार में बाइंडिंग नहीं करते हैं आपका स्टेटर का। क्यों हम लोग नहीं करते, क्योंकि डेल्टा में करने का रीजन ये है, स्टार में नहीं करने का रीजन और डेल्टा में करने का रीजन ये है कि डेल्टा में आपको लाइन वोल्टेज के इज इक्वल टू फेज वोल्टेज मिलेगा, जिसके कारण आपका वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो जान लीजिए कि इंडक्शन मोटर में आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो ज़्यादा टॉर्क जाहिर सी बात है प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हम लोग आपका डेल्टा कनेक्शन में सॉरी इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर यूज करते हैं उसमें हम जो बाइंडिंग देते हैं वो आपका डेल्टा में देते हैं। लेकिन अगर आप अल्टरनेटर यानी जनरेटर बना रहे हैं, आपको न्यूट्रल पॉइंट का आवश्यकता है, तो हम लोग क्या डेल्टा में देंगे बाइंडिंग? नहीं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता। और एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी इंस्टेंट पर जैसे कि हम लिखते थे वी आर इज इक्वल टू लिखते थे ना बी एम साइन ओमेगा टी, और वी वाई इज इक्वल टू हम वी एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री, और आर वाई बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी -240 डिग्री, इस तरह से हम लोग लिखते थे। तो इन तीनों को आप जोड़ के देखिएगा ना, इन तीनों को आप जोड़ के देखिएगा कैलकुलेटर में कॉपी पर, तो आप देखिएगा तीनों को जैसे ही आप जोड़िएगा वी आर वी वाई और वी वी तो आ जाएगा 0। मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का सम क्या होता है? 0 होता है। अगर आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 2 वोल्ट है, अगर आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इसका 3 वोल्ट है और इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालने के लिए बोल दिया तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे वी वी इज इक्वल टू -5। ये किसी भी इंस्टेंट का बात करें, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आर वाई बी। अब बैलेंस सिस्टम अगर है तो तीनों का फेजर सम यानी कि वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इज इक्वल टू 0। अगर बैलेंस सिस्टम है तो तीनों वोल्टेज का फेजर सम 0 होगा। अब वी आर को आप अति में लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, वी वाई को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर बैलेंस सिस्टम है तो तीनों का फेजर सम 0 होगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम 0 होता है, ये बात तो आपको याद रखना है। और फेजर सम भी 0 होता है अगर आपका सिस्टम बैलेंस, और अगर आपका न्यूट्रल मौजूद रहता है स्टार वाला में तो उसमें क्या होता है कि तीनों का जो आपका आर आई वाई और आई बी का सम आपका 0 होगा अगर बैलेंस रहेगा तो, नहीं तो न्यूट्रल करंट के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अनबैलेंस सिस्टम में आपका न्यूट्रल करंट के बराबर होगा। बैलेंस किसको कहते हैं? सेम आपका तीनों फेज का वोल्टेज रहे, सेम आपका पावर फैक्टर रहे और सेम करंट रहे तीनों फेज में। अच्छा, इसमें आप बोलिएगा कि इसमें वोल्टेज को आप नहीं दिखाएं, वोल्टेज को दिखा लीजिए आप। अगर आप भी फेज वोल्टेज को दिखाना चाहते हैं और लाइन वोल्टेज दोनों तो सेम है, तो क्या करंट आई आर तो लैग करेगा वीपी से, तो वीपी मान लिया जाए, यहाँ पर मानते हैं फेज वोल्टेज वीपी, इससे लैग करेगा तो वीपी हल्का लीड बनाएंगे तब ना, यानी कि आई आर से हम हल्का लीड बना दिए, यानी कि आई आर लैग कर गया। इस ढंग से आप वीपी सब में दिखा सकते हैं।
मतलब कि अब वो क्या करा देना है कि करंट को आपको क्या कराना है, वोल्टेज को आपको लीड करवाना है ना, करंट को लैग करवाना है। तो करंट कहाँ लैग करता है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए लैग कर रहा है। यहाँ पर भी इसके लिए वाई फेज के लिए यहाँ पर हम बना देंगे बी वाई एन, इसके लिए भी हम बना सकते हैं, इसको बी आर एन कह दीजिए, इसके लिए भी बना सकते हैं बी बी एन, है कि नहीं। तो इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं, इधर नहीं इसके लिए बनाएंगे इधर, तब ना करंट लैग करेगा इधर, यानी कि बी बी एन। देखिए अभी भी करंट लैग कर रहा है कि नहीं। अब बताइए इसमें लाइन वोल्टेज को दिखाने की कोई आवश्यकता का, कि जितना फेज का वोल्टेज उतना ही लाइन का वोल्टेज, ठीक है। हाँ ये फेजर का मैग्नीट्यूड आपका जानते हैं, इसका लेंथ आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, लंबा छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये ऑल अबाउट आज के बाद में था डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका रिमेनिंग टॉपिक्स इसमें थ्री फेज में बच जाएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे एडवांटेज ऑफ थ्री फेज ओवर सिंगल फेज, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू।